आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है गतिकीय विद्युत वाहक बल, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल का मतलब हम लोग समझ चुके हैं। विद्युत वाहक बल एक तरह का क्या होता है, विभवांतर ही होता है। विद्युत वाहक बल एक तरह का विभवांतर ही होता है। तो कोई भी अगर एक तार है या एक चालक तार है, अगर इसको हम गति कराएंगे कहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, जब इसको हम गति कराएंगे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, तो क्या देखने को मिलता है, इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो वो विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा? विद्युत वाहक बल का मतलब यहाँ पर बल कोई नहीं है। विद्युत वाहक बल का मतलब ये है कि ये दोनों के बीच के, मतलब ये दोनों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो उस विभवांतर का मान कितना होगा, वही हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले माना कि एक सीधे छड़, AB है, सीधे छड़ AB है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र इसको स्मॉल AB कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, इसलिए कि यहाँ पर कैपिटल B लिखेंगे। स्मॉल AB है जिसे चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से गति कराया जा रहा है। V वेग से गति कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र जिसमें V वेग से क्या किया जा रहा है, इसको गति कराया जा रहा है। तथा सीधे छड़ AB की लंबाई L है। सीधे छड़ AB की लंबाई L है, स्मॉल l लिखना है। ठीक, सीधे छड़ AB की लंबाई L है। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि इससे किस प्रकार से इसके अंदर किस प्रकार से एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, किस प्रकार से एक विद्युत वाहक बल। इसके पहले हम लोग ये चर्चा कर चुके थे कि अगर कोई आवेश को, क्या पढ़ चुके थे कि अगर कोई आवेश को कोई चुंबकीय क्षेत्र में अगर गति कराते हैं, जब किसी आवेश को जब चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो उस पर जो लगने वाला बल होता है Q इंटू V क्रॉस क्या होता है, B होता है। Q इंटू V क्रॉस B होता है। Q इंटू V क्रॉस B होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि ये अगर इसमें कोई आवेश दिख रहा है क्या, अगर ये क्या है, ये छड़ है जो किसका है, धातु का है। अब ये धातु का रहेगा तो इसमें इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा। और जो इलेक्ट्रॉन गति करेगा, जिस तरफ ये रड गति करेगा उसी तरफ इसके इलेक्ट्रॉन भी गति करेगा। मान लो कि इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन रहेगा, अदर के लिए सोच लेना है कि जब ये इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर ये इलेक्ट्रॉन गति करेगा V के साथ। ये तार, जब ये तार को खींचते हुए लेके जाएंगे इस ओर, तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन भी गति करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, तो इस इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा। इस इलेक्ट्रॉन पर हम लोग को बल लगेगा, जो कि बल वो कौन सा बल कहलाएगा, चुंबकीय बल कहलाएगा। तो बल का दिशा निकालने का तरीका बता दिया गया है कि बल का दिशा किस प्रकार से निकाला जाता है। बल का दिशा हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि बल का दिशा कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर V क्रॉस क्या करना है, B करना है, तब बल का दिशा क्या आएगा और किस ओर लगेगा उसको ध्यान देना है। अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। अब बताए थे जो बल का दिशा आएगा हमेशा उसकी उल्टा दिशा कर देना है जब ऋणात्मक आवेश रहेगा। तब जब ऋणात्मक आवेश रहेगा तो उस बल की दिशा क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं, चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि अगर जो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की गति किधर है, इस आवेश का गति इस ओर है, तो V का दिशा इधर है और B का दिशा ये क्रॉस से दिखाया गया है। क्रॉस ये दर्शाता है कि चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किधर है, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा
अंदर की ओर दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा अंदर की ओर दर्शाता है क्रॉस, तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा अंदर की ओर है, अब भी का दिशा इधर है। तो करना क्या है कि दाहिने हाथ का यूज करना है, चारों उंगली को किधर ले जाना है, तो चारों उंगली को भी के दिशा में ले जाना है। चारों उंगली को किधर ले जाना है, भी के दिशा में, मतलब चारों उंगली किस दिशा में जाएगा, तो चारों उंगली हम लोग का इस दिशा में जाएगा। ठीक, तो चारों उंगली को इस दिशा में ले जाओ और ये चारों उंगली को घुमाना किधर है, अंदर की ओर घुमाना है। तो इसको अंदर की ओर घुमाओ, चारों उंगली को अंदर की ओर घुमाओ, तो मेरा औंठा किधर जाएगा, तो मेरा औंठा यहाँ पे ऊपर की ओर जाएगा। औंठा किधर जाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन पे बल किधर लगता है, इस आवेश पर बल, अगर यहाँ पर प्लस आवेश रहता तब बल किधर लगता, ऊपर की ओर लगता, लेकिन ऋण आवेश होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। इस इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो इस रड में क्या देखने को मिलेगा, अगर एक और यहाँ से एक नया रड बना देते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, जो सारा इलेक्ट्रॉन रहेगा वो किस ओर आ जाएगा, इस ओर झुक जाएगा। इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएगा, इस ओर। तो अब जैसे कि ऋणात्मक जब आवेश इस ओर आएगा तो सारा धनात्मक आवेश किधर आ जाएगा, तो सारा धनात्मक आवेश इधर आ जाएगा। तो इस तरफ धनात्मक हो जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जो बल लगा उस बल का मान कितना होगा, तो एक बार उसको हम लोग लिख लेते हैं। इस बल का मान अगर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर E इंटू भी हो जाएगा, इसलिए B और V के बीच में यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो B और V के बीच में यहाँ पर एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के आवेश को E मान लेते हैं तो उस पर जो लगने वाला बल है इलेक्ट्रॉन पे किधर, नीचे की ओर लग रहा है। तो यहाँ से जो F का मान आएगा, जिसको FM से दिखा रहे हैं, वो कितना हो जाएगा, QVB हो जाएगा। इसलिए V और B के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो क्या लिखते हैं, QVB लिख लेते हैं। अब देखो होता क्या है, जब इधर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा, इधर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, तो धन आवेश और ऋण आवेश उत्पन्न होने के कारण एक चुंबकीय क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब अगर विद्युत क्षेत्र का बात करें, अब देखो इलेक्ट्रॉन पे जो बल लग रहा था वो किधर लग रहा था, इधर लग रहा था। इलेक्ट्रॉन पे बल जो लग रहा था वो इस ओर लग रहा था, जो कि नीचे की ओर था। अब अगर सारा इलेक्ट्रॉन नीचे आ चुका है, सारा धन आवेश ऊपर आ चुका है, तो जो हम लोग बात करते हैं विद्युत क्षेत्र का दिशा, तो ये विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर से किधर होता है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। तो अगर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर विद्युत क्षेत्र का दिशा होता है, तो अगर यहाँ पे कोई आवेश है, अब पूरा यहाँ पे जो जितना भी इलेक्ट्रॉन है सब आवेश को हम Q से दिखा रहे हैं, यहाँ पर जितना भी आवेश है, अब ये विद्युत क्षेत्र ऊपर से नीचे की ओर है। तो जब विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रहता है तो उस पर भी एक बल लगता है, जिसको हम लोग कूलॉम बल कहते हैं। इस बल का मान कितना होता है, Q इंटू E के बराबर होता है। Q इंटू कितने, E के बराबर होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। और इसका दिशा का बात करेंगे तो अगर ये Q धनात्मक रहता है, तो जिस ओर विद्युत क्षेत्र का दिशा होता है उसी ओर बल का भी दिशा होता है। लेकिन अगर Q ऋणात्मक होता है तो जिस ओर विद्युत क्षेत्र का दिशा होता है उसके विपरीत दिशा में इसका बल करते हैं। यहाँ पर ऋणात्मक है तो जो विद्युतीय बल होगा उसको FE से दिखा देते हैं, उसको FE से दिखा देते हैं। तो जब इस पर यहाँ पर जितना भी आवेश रहेगा तो इस पर एक FM लगेगा जो नीचे की ओर लगेगा, और FE लगेगा जो ऊपर की ओर लगेगा। और FE का जो मान यहाँ से लिखेंगे तो FE का जो मान होगा वो कितना होगा, Q इंटू कितना होगा, Q इंटू E के बराबर होगा। ये दोनों बल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब दोनों बल आपस में बराबर कर देंगे तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आएगा। इसको लिखते जाना, ये डायग्राम को बना लेना है, डायग्राम को ये बनाना है। और ये साइड में जो डायग्राम दिखा है इसको भी या में करके बना लेना है कि धन आवेश को ऊपर दिखाना है, ऋण आवेश को नीचे दिखा लेना है। ठीक, तो अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो FM बराबर हो जाएगा FE के। तो इस तरह से क्या निकल के आएगा, QE जैसा, चलो ठीक है, QVB बराबर हो जाएगा Q इंटू E हो जाएगा, Q इंटू E हो जाएगा। तो ये Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो E जो बराबर हो जाएगा, E बराबर के कितना हो जाएगा, V इंटू B के बराबर हो जाएगा। E जो हो जाएगा V इंटू B के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से जो यहाँ पे E का मान निकल के आया, सॉरी क्या किए, हाँ ठीक है, E बराबर Q इंटू B के बराबर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ से E का मान आ गया
V इंटू V के बराबर आ गया। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो ये चुंबक, ये क्या आ गया, तो ये आ गया हम लोग को विद्युत क्षेत्र का मान, और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में ये एक संबंध आ गया। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में ये एक संबंध आ गया। अब अगर बेसिक चीज़ें याद करेंगे तो एक और हम लोग रिलेशन पढ़े थे, वो रिलेशन क्या था कि जो यहाँ पे विभवांतर होता है, विभवांतर अगर ए बी के बीच के विभवांतर का बात करेंगे तो जो विभवांतर होता है वो किसके बराबर होता है, तो विद्युत क्षेत्र इनटू दूरी। तो दूरी यहाँ पर क्या है, लंबाई यहाँ पे एल लिए है, तो विभवांतर जो ए और बी के बीच का होगा तो उसके बीच की लंबाई कितना है, एल है, तो ई इंटू क्या होता है, एल के बराबर होता है। ये जैसे हम लोग देखे थे किस प्रकार से वहाँ पे देखे थे, ई बराबर देखे थे dv बटे dx। तो यहाँ पर अंतर को दर्शाया गया था, अगर अंतर हटा देते हैं तो क्या लिखाएगा, v बटे एक्स। तो v बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा, e इंटू एक्स निकल के आएगा, जो पहले इसके पहले हम लोग डिस्कशन किए थे। तो v बराबर e इंटू एक्स निकल के आएगा। अगर यहाँ से बात करेंगे तो विभवांतर बराबर e इंटू एल हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम e का मान रख देते हैं, अगर हम यहाँ पे e का मान रखते हैं, अगर हम e का मान रखते हैं तो e का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो e का मान भी बी, यहाँ से l हो जाएगा, e का मान क्या है, v इंटू बी है, तो v इंटू बी लिख दिए। अब इसी को हम लोग विभवांतर को ही विद्युत वाहक बल बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं, जिसको हम लोग e से दिखाते हैं। तो e का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वी वी एल आ जाएगा, वी वी एल आ जाएगा। तो किसी भी तार में अगर उसको, एक तार है, एक सीधा तार है, अगर इसको v वेग से गति कराते हैं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, अगर इसे v वेग से गति कराते हैं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, तब इससे जो विद्युत वाहक बल का मान होगा VVL हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो विद्युत वाहक बल का मान होगा वो क्या हो जाएगा, VVL के बराबर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का जो मान हो जाएगा VVL के बराबर हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना है, ये लिख लेना है, जो सारा पॉइंट यहाँ पे हम लिखे हैं। अब अगर इसको गति कराते हुए एक और काम कर दे, इसको गति कराते हुए इस डायग्राम को भी बना लेना है, इसको गति कराते हुए इसके साथ तार जोड़ के एक पूरा कंप्लीट लूप बना दे और इससे एक प्रतिरोध को कनेक्ट कर दे, इससे एक प्रतिरोध को जोड़ दे, इससे एक प्रतिरोध को जोड़ दे, जिसका प्रतिरोध कितना है, R है, जिसका प्रतिरोध कितना है, R है। तब अगर इसमें धारा का बात करेंगे तब धारा का मान कितना हो जाएगा, तो अब ऐसे कि ये एक बैटरी के तरह काम कर रहा है और यहाँ पे धन आवेश है और यहाँ पे क्या है, ऋण आवेश है। अभी हम लोग देखे भी थे कि इस टर्मिनल पर क्या हुआ था, धन आवेशित हो गया था, इस पर क्या हुआ था, ऋण आवेशित हो गया था। तो इस तरह से जब बैटरी का ये काम कर रहा है तो अब ऐसे कि धारा कैसे जाएगा, इस तरह से इस तरह धारा प्रवाहित होगा। इसमें जब धारा प्रवाहित होगा तो हम लोग ओम का नियम पढ़ते हैं। ओम का नियम हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो V बराबर होता है, V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होते हैं। V के रूप में क्या है, E है, विद्युत वाहक बल है। ये E थोड़ा लिखने का अलग तरीका होता है, ये अलग सिंबल होता है, और ये वाला जो E लिखा जाता है ये विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक, ये विद्युत क्षेत्र होता है। तो यहाँ से I इंटू प्रतिरोध कितना है, R है, तो यहाँ से I का मान कितना आ जाएगा, E बटे R, और इस E का मान विद्युत वाहक बल का मान कितना है, VVL बटे R हो जाएगा। इस तरह से बोल सकते हैं। इसमें अगर धारा का मान पूछा जाए तो ये हम लोग क्या है, प्रेरित धारा है, इस प्रेरित धारा का मान कितना हो जाएगा, VVL बटे R के बराबर हो जाएगा, VVL बटे। यही इक्विवेलेंट डायग्राम भी दिखाया गया है, उसको भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये भी दिखा दिया गया है, जो E का मान है क्या है, VLV है, VLV है। ठीक, इस तरह से इसका मान इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब फिर से एक नियम आने वाला है। अब यहाँ पर किसका नियम आने वाला है, तो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम आने वाला है। अब ये किस लिए आने वाला है, तो धारा का दिशा ज्ञात करने, जो प्रेरित धारा है, जैसे इसमें धारा का दिशा किधर हो रहा है, इसमें धारा का दिशा इधर हो रहा है ना, तो इस धारा का दिशा ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। ये धारा का दिशा ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। तो प्रेरित धारा का दिशा ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। इसके पहले हम लोग फ्लेमिंग का
बाएं हाथ का नियम देखे थे। अब यहाँ पर जो फ्लेमिंग का हम लोग देखने वाले हैं, ये दाएं हाथ का नियम देखने वाले हैं। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम देखने वाले हैं। अब ये बाएं हाथ और दाएं हाथ क्या बता रहा था, तो वहाँ पे ध्यान देना है कि वहाँ पे क्या बताया जा रहा था। तो वहाँ पे बताया जा रहा था कि जब एक चुंबकीय क्षेत्र में कोई अगर कोई तार है उसमें धारा I प्रवाहित कराते हैं, और कोई तार है उसमें धारा I प्रवाहित कराते हैं, तो उस तार पे लगने वाला जो बल होता है उसका दिशा निकालने के लिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हम यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे क्या है कि कोई तार है, सीधा तार है, जिसको चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति कराते हैं, तो उस तार में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। उस धारा का दिशा इधर होगा कि इधर होगा, ये चीज़ हमको बताना है। ठीक है, कहने का मतलब कि एक चुंबकीय क्षेत्र है, अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर एक तार है और तार को हम v वेग से गति करा रहे हैं, तो इसमें एक धारा उत्पन्न होगा, और जो धारा प्रेरित धारा कहलाता है, और वो धारा उत्पन्न होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा कि नीचे की डायरेक्शन में होगा। वो हम लोग किस नियम से निकालेंगे, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? दाहिने हाथ के नियम से निकालेंगे। अगर वहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग तीन अंगुलियों का यूज करते थे। कौन कौन सा अंगुली का यूज करते थे? औंठा, मध्यमा और तर्जनी। लेकिन वहाँ पे जो मध्यमा मतलब बीच वाला जो अंगुली था वो धारा का दिशा को दर्शाता था, और चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी जो था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता था। अगर हम लोग बल का दिशा निकालना रहता था तो बल का दिशा जानने के लिए औंठा बताता था कि बल का दिशा किस ओर होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम में क्या देखने को मिलेगा? फ्लेमिंग का अगर दाहिने हाथ का नियम देखेंगे तो यहाँ पे जो दाहिने हाथ यूज करेंगे तो औंठा तर्जनी, यहाँ पर भी मध्यमा यूज करेंगे। परस्पर पहले लंबवत रखना है, परस्पर तीनों को क्या करना है? लंबवत रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो तर्जनी रहेगा, जो तर्जनी यहाँ पर भी तर्जनी बी के दिशा को बता रहा था, और वहाँ पर भी तर्जनी बी के दिशा को ही बता रहा था। लेकिन अब यहाँ पर औंठा जो होगा, वो औंठा किसके दिशा को बताएगा? गति के दिशा को। वेग की दिशा किधर है, वेग का दिशा किधर है उसको बताएगा। तब हम लोग का जो मध्यमा होगा, तो मध्यमा हम लोग क्या यहाँ पे धारा का दिशा, प्रेरित धारा का दिशा बताएगा, जिसको इंग्लिश में हम इंड्यूस करंट कहते हैं। तो प्रेरित धारा का दिशा बताएगा कि वो किस ओर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल यहाँ पे आते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिए, एक चुंबकीय क्षेत्र जिसका दिशा हम किधर दिखा रहे हैं, इसके दिशा हम किधर दिखा रहे हैं? तो अंदर की ओर दिखा रहे हैं। इसका दिशा किधर दिखा रहे हैं? अंदर की ओर दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर एक हम क्या किए? तार को लिए। अब यहाँ पर एक हम तार को लिए, और इस तार को इस ओर गति कराना शुरू कर दिए। ठीक है, तो ध्यान सुनना है कि हमको दाहिने हाथ के तीनों उंगली को पहले 90 डिग्री पर लाना है, जैसे पिछला बार बताया गया था उसी प्रकार से ध्यान देना है। जो भी का दिशा है उधर औंठा को लेके जाना है, जिधर भी का दिशा है उधर औंठा को ले जाना है, और तर्जनी को अंदर की ओर ले जाना है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का दिशा किधर है? अंदर की ओर। तब मेरा जो बीच वाला अंगुली होगा, मध्यमा जो अंगुली होगा, उसका दिशा किधर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। सब कोई करके चेक करेगा ऐसा हो रहा है कि नहीं। तर्जनी को अंदर की ओर ले जाना है, सतह के अंदर, और औंठा को भी के दिशा में रखना है। तब मेरा जो मध्यमा अंगुली होगा वो किधर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र, इसमें जो प्रेरित धारा का दिशा होगा, इसमें जो प्रेरित धारा का दिशा होगा वो किधर होगा? तो प्रेरित धारा का दिशा ऊपर की ओर होगा। इस तार में जो प्रेरित धारा का दिशा होगा वो किधर होगा? तो ऊपर की ओर होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक, इस प्रकार से किसी का भी हम लोग दिशा ज्ञात कर सकते हैं। जो प्रेरित धारा का दिशा है वो कैसे निकालेंगे? तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का यूज करना है। ठीक, हेडिंग डालना है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम। और इसमें क्या लिखना है?
इसमें लिखना है, दाहिने हाथ का तो यूज करना ही है। जो औंठा होगा, जो औंठा होगा वो किसके दिशा को दर्शाएगा? औंठा जो होगा गति के दिशा को, गति के दिशा, तो गति के दिशा को दर्शाएगा। तर्जनी जो होगा, तर्जनी जो होगा यहाँ पे, तर्जनी किसके दिशा को दर्शाएगा? चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को दर्शाएगा। तर्जनी को यहाँ पर लिख लेना है। ये जो दर्शाएगा किसके दिशा को जाकर दर्शाएगा? चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को दर्शाएगा। तो ये हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को दर्शाएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हम लिख भी देते हैं कि ये किसको दर्शाएगा? तो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। तीसरा जो हो जाएगा, तो तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हम लोग तर्जनी। अब बच गया कौन सा? मध्यमा। तो जो मध्यमा होगा, तो मध्यमा जो बताएगा, क्या बताएगा? तो हम लोग को बताएगा धारा का दिशा, धारा की दिशा। तो ये इस तरह से लिख लेना है तीनों को, और इसी प्रकार से याद रखना है, ठीक। और दोनों में अंतर भी याद रखना है, भूल नहीं जाना है कि फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है और बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, दोनों को ध्यान में रखना है। आगे जो पढ़ना है हम लोग को स्व प्रेरण के बारे में पढ़ना है। इसको हम लोग सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ऐसा करते हैं, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं और इसको हम लोग अच्छे से इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए थोड़ा वीडियो शॉर्ट रह गया, ज़्यादा देर का क्लास हुआ नहीं, 20-22 मिनट का क्लास, 23 मिनट का क्लास देखने को मिला। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का जो टॉपिक है स्व प्रेरण, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए क्लास को यहीं पर हम एंड करते हैं।